हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो कहानी है वो मैंने रिकॉर्ड कर दी है। और जैसा कि आप सभी ने कहा था कि थोड़ा लंबा बनाओ, तो मैंने इसे थोड़ा लंबा बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी बस बारिश हुई थी, मैं पूरा गीला हो गया हूँ और धूप पड़ी तो फिर मैं सूख भी गया। तो मतलब बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो चलो शुरू करते। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हमारी वेंडिगो की सीरीज़ चल रही है उसे हम एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। यानी कि ये वीडियो होने वाली है वेंडिगो सीरीज़ का पार्ट 3। पहले के 2 पार्ट जो हैं वो चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं सुने हैं तब आप सबसे पहले जाकर उन्हें सुन लें, क्योंकि उन्हें सुने बिना आपको कहानी समझ नहीं आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तब वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैंने कल रात को मतलब यूट्यूब चेक किया, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो बकवास बकवास कहानियाँ बना रहे हैं कि मेरे दादाजी जा रहे थे और अचानक से उन्हें लगा कि उनकी साइकिल पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब साइकिल पे कोई भी नहीं था। ऐसी कहानियाँ सुनाने वाले लोगों के चैनल पर भर भर के सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी ठीक आ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो कल हमारा ही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो लगा लीजिए अपने हेडफोन्स। क्या लगा लिया? बहुत अच्छी। तो ठीक है, शुरू करते हैं वेंडिगो सीरीज़ के पार्ट 3 को। विवेक एक हफ्ते से हॉस्पिटल में था और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके दिमाग में वही लड़का लड़की आ रहे थे। उसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था और एक रात उसने फैसला किया कि वो वापस से उस जंगल में जाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद विवेक जब अपने घर में आया तभी उसके रूम के दरवाजे को किसी ने खटखटाया और विवेक ने कहा, कौन है, अंदर आ जाओ। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर एक आदमी आया और उसने विवेक से कहा, सर आपसे मिलने 2 बच्चे आए हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो हम उन्हें भेज दें। और फिर विवेक ने पूछा, नाम क्या है उनका? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, सर उन्होंने अपना नाम, एक लड़की है उसने अपना नाम निधि बताया है और एक लड़का है उसने अपना नाम सचिन बताया है। और फिर विवेक ने कहा, हाँ उन्हें भेज दो। जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी वो रूम से बाहर चला गया और थोड़ी ही देर बाद निधि और सचिन वहाँ पर आए। सचिन ने विवेक की ऐसी हालत देखी तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और निधि भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वो दोनों भागते हुए विवेक के पास आए और विवेक ने कहा, थोड़ा सा दूर रहो, बस थोड़ा सा दूर, ज़्यादा नहीं, इधर टच मत करना, पट्टी लगी हुई है। निधि ने विवेक से पूछा, अब कैसी है तबीयत? और यही बात सचिन ने पूछी, हाँ भैया बताओ ना तबीयत कैसी है आपकी? और इसके जवाब में विवेक ने कहा, तबीयत तो ठीक ही है, लेकिन एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। जैसे ही ये बात सचिन और निधि ने सुनी तब उन्होंने पूछा, क्या बात, कौन सी बात है? और फिर विवेक ने जवाब दिया, अरे वही, जब हम हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल रहा था तभी मैंने एक लड़का और एक लड़की को वहाँ जंगल में नीचे देखा था। वो हाथों से इशारा कर कर मदद मांग रहे थे, लेकिन न जाने कहाँ वो गायब हो गए। जैसे ये बात निधि ने सुनी तब निधि ने कहा, अरे वो तुम्हारा वहम होगा, अगर किसी को मदद चाहिए भी होगी तब वो कुछ ही सेकंड्स में गायब थोड़ी हो जाएगा अपनी जगह से। हाँ भैया, निधि बिल्कुल सही कह रही है, आपका पक्का कोई वहम होगा। उस वक्त हमारी हालत भी तो ठीक नहीं थी, हमारे सर में दर्द हो रहा था, हमने कितनी ऊंची पहाड़ी को चढ़ा था। जिसके जवाब में विवेक ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा खुद पर, क्या वो सच में वहम था, या अगर
वो लड़का लड़की सच में वहां पर होंगे और उन्हें मदद की ज़रूरत होगी, तब तो वो तो मारे जाएंगे। और अगर उन्हें कुछ हो गया तब मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा? मुझे तो ज़िंदगी भर इसी शर्मिंदगी में मरना पड़ेगा कि दो लोगों ने मुझसे मदद मांगी लेकिन मैंने मदद नहीं करी और उन्हें मेरी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। इस गिल्ट के साथ मैं नहीं जी सकता। हाँ। यह कहकर विवेक बिस्तर से उठा और निधि ने कहा, अरे अब क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और तुम खड़े क्यों हो रहे हो? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। जिसके जवाब में विवेक ने कहा, आराम? वहां किसी की जान दांव पर लगी है। मेरा फोन कहाँ है? फोन? बगल के ही टेबल पर फोन रखा हुआ था और फिर विवेक ने फोन उठाया और कुछ नंबर डायल किए। तभी वहां पर एक आदमी आया और फिर विवेक ने कहा, सुनो मेरी बात। हाँ, वहां जाओ जहां से मैं और मेरे दोस्तों को तुमने रेस्क्यू किया था। वहां चप्पा चप्पा छान मारो। वहां किसी को हमारी मदद की जरूरत है। जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तब उस आदमी ने कहा, सर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन उससे पहले हमें सर से परमिशन लेनी होगी। और फिर विवेक ने जवाब दिया, मैं कह तो रहा हूं, और किसकी परमिशन की जरूरत है तुम्हें? जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी उस आदमी ने कहा, सर हम आपके फादर की बात कर रहे हैं, उनकी परमिशन के बिना हम ये सब नहीं कर सकते। विवेक ने जिसका जवाब देते हुए कहा, अरे मैं ऑनर हूं, तुम मेरी बात नहीं मानोगे? और इसका जवाब देते हुए फिर उस आदमी ने कहा, आप ओनर हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपके डैड सुप्रीम हैं। उनकी बिना परमिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके डैड हमें परमिशन दे तब हम तुरंत वहां फोर्स लेकर चले जाएंगे। जैसे ये बात विवेक ने सुनी तब विवेक ने अपना फ़ोन घुमाया और सीधा अपने डैड को फ़ोन मिलाया। जैसे ही विवेक के डैड ने फ़ोन उठाया, विवेक के डैड ने कहा, हेलो, हाँ बेटा बोलो, क्या बात हो गई? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, डैड एक्चुअली जहाँ से मुझे रेस्क्यू किया गया था मेरे दोस्तों को, वहाँ एक लड़का और एक लड़की और है। मैंने उन्हें देखा था और उनकी जान भी खतरे में है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही ये बात विवेक के डैड ने सुनी तब विवेक के डैड ने कहा, क्या वहाँ एक लड़का और लड़की और है? तो तुम्हें उसी वक्त बताना चाहिए था ना। और फिर विवेक ने जवाब दिया, डैड मैंने बताया था लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। और फिर विवेक के डैड ने कहा, अच्छा तो तुम श्योर हो कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की की जान खतरे में है? और ये बात सुनकर विवेक थोड़ा सोच में पड़ गया क्योंकि वो पूरी तरह से श्योर नहीं था और उसने कहा, हाँ डैड, हो सकता है। और फिर विवेक के डैड ने कहा, ये का क्या मतलब है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम श्योर नहीं हो? और मैं अपने महंगे महंगे हेलीकॉप्टर्स वहां भेज दूं, और वो भी किस बेसिस पे कि तुम्हें सिर्फ शक हो रहा है कि वहां पर एक लड़का और लड़की है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खर्चा पता भी है कितना आता है? फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं गवर्नमेंट से बात करता हूं, वो वहां पर टीम भेजेगी, समझे? विवेक ने जवाब देते हुए कहा, डैड गवर्नमेंट बेकार है, उसके बस के कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात को समझो। गवर्नमेंट सिर्फ अपना पीछा छुड़ा देगी, वो कह देगी कि उसे कुछ मिला ही नहीं, बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन विवेक ये सब बातें कह ही रहा था तभी विवेक के डैड ने कहा, सुनो मेरी बात, अब बस बहुत हो गया, मैं फ़ोन रख रहा हूं और मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूं। अगली बार फ़ोन मत मिलाना बिना किसी ज़रूरी काम के। ये कहकर विवेक के डैड ने फ़ोन को काट दिया और उसके बाद विवेक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। ये डैड मेरी बात समझते ही नहीं है। अगर भेज देंगे मदद तो क्या चला जाएगा, गवर्नमेंट के भरोसे बैठे। निधि ने जब विवेक को इतने गुस्से में देखा तब निधि ने कहा, अरे क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे डैड सही तो कह रहे हैं, इतने महंगे महंगे हेलीकॉप्टर्स वहां भेजने में कितना खर्चा आएगा? और तुम कंफर्म भी तो नहीं हो ना कि वहां तुमने सच में किसी लड़का लड़की को देखा है? और फिर सचिन ने कहा,
हाँ भैया, निधि सही कह रही है, और आपके डैड भी। और फिर विवेक ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं ही गलत हूं, तुम दोनों सही हो, अब जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। विवेक से रहा नहीं जा रहा था। लड़का और लड़की की शक्ल उसके दिमाग में आ रही थी। तभी उसने फैसला किया कि वो वहां पर जाकर ही रहेगा। विवेक खड़ा हुआ और अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। निधि ने जैसे ही विवेक को जाते हुए देखा, तब निधि ने कहा, तुम सिर्फ शक की बिना पर जा रहे हो वहां पर, उतनी खतरनाक जगह में अपनी जान को जोखिम में डालने। और फिर विवेक ने जवाब दिया, सिर्फ शक नहीं, अगर वो शक सच निकला तब मैं गिल्ट में जिंदगी भर मरूंगा, और मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे जाने दो। और फिर निधि ने कहा, क्या मतलब मुझे जाने दो, हम भी चलेंगे साथ में, क्यों सचिन? जैसे ये बात सचिन ने सुनी, तब सचिन ने कहा, हाँ हाँ हम भी चलेंगे, आप मेरे बड़े भैया हो, मैं आपको उतनी खतरनाक जगह में वापस थोड़ी जाने दूंगा, वो भी अकेले, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर विवेक ने कहा, नहीं, मैं वहाँ पर अकेला ही जाऊँगा, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हारी जान को खतरे में डाल ही दिया था, अब दोबारा नहीं, मुझे अकेले जाने दो। और फिर निधि ने कहा, नहीं, हम भी चलेंगे, वरना हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। जैसे ही ये बात विवेक ने सुनी, तब विवेक ने कहा, अरे यार, क्यों मुझे बार बार टाइगर श्रॉफ का डायलॉग बोलने पे मजबूर करती हो? छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता, वहां तुम्हारी जान को खतरा है, क्यों बार बार जाने की जिद कर रही हो? तुम दोनों बच्चे हो अभी, मेरे से तो छोटे ही हो ना। और फिर सचिन ने कहा, छोटे कैसे? सिर्फ आप में और मुझ में तो 4 साल का गैप है, और निधि में और आप में तो सिर्फ 2 साल का गैप है, तो हम इतने छोटे भी नहीं हैं। और फिर विवेक ने कहा, अरे 4 साल का हो या 2 साल का हो या 2 दिन का हो, गैप तो गैप है ना, बड़ा तो हूं ना मैं तुमसे, तो क्यों फिर बार बार परेशान कर रहे हो? मेरे को जाने दो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और फिर निधि ने कहा, भरोसा है, तभी तो तुम्हारे साथ फिर से अपनी जान को खतरे में डालने जा रहे। और फिर विवेक ने कहा, रुको मैं अभी आता हूं। यह कहकर विवेक अलमारी खोलने लगा, और अलमारी खोलने के बाद उसने उसमें से कुछ कपड़े निकाले और एक बैग निकाला जिसमें काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, जिसे देखकर निधि और सचिन ने पूछा, ये क्या है, इसमें क्या है? और फिर विवेक ने जवाब दिया, इसमें ज़रूरी सामान है, समझे, चलो अब। विवेक हेलीपैड पर गया, जहां पर एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रखा था, और फिर विवेक उस हेलीकॉप्टर के पास गया। हेलीकॉप्टर का पायलट भागते हुए विवेक के पास आया और उसने कहा, जी सर, कहाँ पर जाना है? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, जहाँ से हमें रेस्क्यू किया गया था, हमें वापस वहीं पर जाना है। ये बात सुनते ही उस पायलट ने कहा, क्या आपको उस खतरनाक जगह पर फिर से जाना है? क्या मैं कारण पूछ सकता हूँ? और फिर विवेक ने कहा, नहीं, तुम कोई कारण नहीं पूछ सकते, तुम सीधा ऑर्डर मानो, हेलीकॉप्टर चालू करो, हम वहाँ पर चल रहे हैं। जिसके जवाब में उस पायलट ने कहा, सर आपका हुक्म सर आंखों पर ऐसे मुझे आपके डैड से परमिशन लेनी होगी, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और फिर विवेक ने कहा, मैंने जो कहा वो करो, वरना मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? और फिर उस पायलट ने कहा, सर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, अगर आपके डैड को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। विवेक कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, और आखिरकार मजबूरन उस पायलट को हेलीकॉप्टर चालू करना पड़ा। लेकिन उस पायलट ने कहा, देखिए सर, अगर आप थोड़ी देर में वापस नहीं आए, तब मैं आपके डैड को सब कुछ सच सच बता दूंगा, और उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और फिर विवेक ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा जो भी होगा, तुम हेलीकॉप्टर चालू करो। निधि, सचिन और विवेक तीनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए, और हेलीकॉप्टर चालू हो गया। हेलीकॉप्टर चालू होने के बाद वो आसमान की तरफ उड़ान भरने लगा। विवेक पूरे रास्ते दुआ कर रहा था कि जिस लड़का लड़की को उसने देखा था वो सलामत हो। इसलिए काफ़ी देर हेलीकॉप्टर से सफ़र करने के बाद
वो एक बार फिर से उस पहाड़ी के ऊपर आ गए। और उसके बाद जब वो पहाड़ी आई तब विवेक खड़ा हुआ और उसने एक जगह से एक बैग को निकाला और उस बैग को टांग लिया। विवेक के पास जो पहले से बैग था उसने उसे आगे की ओर टांग दिया और उसने दूसरे बैग को पीठ पर टांग दिया। और उसके बाद निधि ने कहा, क्या हो गया, खड़े क्यों हो गए, हेलीकॉप्टर तो लैंड हुआ नहीं? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करना है, मैं कूदने वाला हूं यहां से। जैसे ही ये बात निधि ने सुनी तब वो चौंक गई और सचिन भी चौंक गया। सचिन ने घबराते हुए कहा, अरे भैया पागल हो गए हैं क्या, यहां से कूदना है, आत्महत्या करोगे क्या? और फिर विवेक ने जवाब दिया, अरे पागल, पैराशूट है मेरे पास, समझे, मैं जा रहा हूं। और फिर निधि ने पूछा, तो हम दोनों के पैराशूट? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, सॉरी, एक ही पैराशूट है, तुम दोनों नहीं आ रहे हो। यह कहकर विवेक हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गया और निधि ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अकेले नहीं जा सकते। और यह कहकर निधि भी कूद गई। और जब निधि कूदी तब विवेक की जो सांस थी वो अटक गई। निधि बिना पैराशूट के थी और नीचे गिरने से उसकी जान जाती, इसलिए विवेक ने हवा में ही जैसे तैसे करके निधि को पकड़ लिया और उसने ऐन वक्त पर पैराशूट खोल दिया। धीरे धीरे वो पैराशूट उस पहाड़ी के ऊपर लैंड हो गया। और जैसे ही विवेक ने लैंडिंग की उसने चिल्लाते हुए निधि से कहा, अरे क्यों मुझे बार बार एक डायलॉग बोलने पर मजबूर करती हो? अरे यार, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, क्यों बार बार ऐसी पागल वाली हरकतें करते? अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाता तब तो आज तुम मरती। आखिर क्यों कूदी तुम, वो भी बिना पैराशूट के? और फिर निधि ने जवाब दिया, तुम मुझे बचा लेते ना, इतना भरोसा तो है मुझे तुम पर। इतनी ऊंची पहाड़ी को तुमने चढ़ा, वो भी मुझे पीठ पर बैठाकर, तो ये तो एक छोटा सा काम था। और फिर विवेक ने चिल्लाते हुए कहा, मन बुद्धि। और फिर निधि ने कहा, तो अब बताओ कहां चलना है? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, मैंने उन्हें उस दिशा में देखा था, तो सबसे पहले हम उधर जाएंगे। और फिर निधि ने कहा, ठीक है चलो। जैसे ही ये बात विवेक ने सुनी तब विवेक ने कहा, हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, अभी वहाँ पर मिलेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार मिलेंगे वहाँ, नोखीले खूंखार दांतों वाले, पिकनिक मनाने आई हूँ ना। और फिर निधि ने कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? और फिर विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, पहले कुछ सेफ्टी वगैरह कुछ इंतज़ाम करेंगे कि ऐसे ही उन राक्षसों के मुंह में चले जाएंगे? यह कहकर विवेक ने अपने बैग को ओपन किया और उसके अंदर गन्स रखी हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। उन गन्स को देखकर निधि काफ़ी ज़्यादा चौंक गई और निधि ने कहा, ये क्या असली गन्स हैं? और फिर विवेक ने कहा, नहीं नहीं, नकली है ये, इसमें पानी भरते हैं और होली पे पिचकारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे यार, इतनी खतरनाक जगह पर आए तो असली ही होगी ना। ये कहकर विवेक उसमें गोलियां लोड करने लगा और उसने पूरी गन को लोड कर दिया और फिर कहा, चलो अब हम रेडी हैं। वो दोनों वहां आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से विवेक को एक झाड़ी में एक हलचल सी नजर आई। विवेक ने उस तरफ गन को पॉइंट कर दिया क्योंकि रात हो रखी थी और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। उस झाड़ी के पीछे कुछ भी हो सकता था। विवेक पूरी तरह से चौकन्ना था और निधि विवेक के पीछे छुपी हुई थी। तभी उस झाड़ी से एक लड़का निकला और उस लड़के को देखकर विवेक हैरान हो गया क्योंकि वो वही लड़का था जिसे विवेक ने उस वक्त देखा था जब विवेक हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था। उसने अपनी गन को नीचे करा और भागते हुए उस लड़के के पास गया और कहा, तुम ही थे ना जो उस दिन मदद के लिए आसमान में हाथ हिला रहे थे? और फिर उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया। और फिर विवेक ने कहा, तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, तुम दोनों को मदद की जरूरत थी, चलो यहां से, मैं मदद लेकर आया हूं।
जैसे ये बात उस लड़के ने सुनी तब उस लड़के ने कहा, जैसे ही विवेक ने ये आवाज़ सुनी उसे कुछ भी समझ नहीं आया और उसने निधि की तरफ देखा और कहा, ये क्या कह रहा है? क्या तुम बोल नहीं सकते? और फिर उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया। और फिर निधि ने कहा, ये शायद गूंगा है, ये बोल नहीं सकता। और फिर विवेक ने कहा, अच्छा तुम नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर निधि ने कहा, क्या तुम बार बार मेरा मजाक उड़ाते रहते हो? और फिर विवेक ने कहा, ओ कम ऑन, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर रहा था और कुछ नहीं। और फिर विवेक ने कहा, चल भाई बुला ले उस लड़की को, तुम दोनों को यहाँ से लेकर चलते हैं। और फिर उस लड़के ने कहा, उस लड़के ने ये आवाज़ निकाली और कुछ हाथों से इशारा किया। तभी निधि ने कहा, एक मिनट, मैं समझ पा रही हूँ, ये कह रहा है वो लड़की इसकी बहन है। और जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी तब उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ हाँ। और फिर विवेक ने निधि से पूछा, क्या तुम इसकी बात समझ पा रही हो? जिसके जवाब में निधि ने कहा, हाँ मैं इसकी बात समझ पा रही हूँ। बचपन में मेरा एक दोस्त था, वो भी बोल नहीं पाता था, वो हाथों से इशारे करता था तो मैं समझ जाती थी वो क्या कहना चाह रहा है। इनके बात करने की भी एक भाषा होती है। और फिर विवेक ने उस लड़के से पूछा, तो बता कहाँ पर है तेरी बहन? और फिर उस लड़के ने रोते हुए एक जगह इशारा किया। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आया और फिर उसने निधि की तरफ देखा और कहा, हाँ क्या कह रहा है ये? निधि ने फिर कहा, वो उस तरफ इशारा कर रहा है, शायद उसकी बहन वहां पर है। तभी वहां से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया और उसने विवेक, निधि और उस लड़के को देखा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, ओ मार्टिन, तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ओ कम ऑन, ये कौन है? जैसे ही ये बात विवेक ने सुनी तब विवेक ने उस बूढ़े आदमी से कहा, हमारी छोड़ो, तुम कौन हो? और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं कौन हूं? तुम पागल हो क्या? यहां मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूं। मेरा नाम ब्रैड है, समझे? और फिर विवेक ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम इन्हें जानते हो? और फिर उस लड़के ने कहा, उस बूढ़े आदमी ने टोकते हुए कहा, ओ मार्टिन, मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। खाना कब से बना हुआ है, चलो अब। खाना ठंडा हो रहा है, रोज का हो गया है तुम्हारा। क्यों चले जाते हो बार बार बार? हाँ चलो अब। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। तभी अचानक से विवेक ने कहा, रुको। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब क्या है? क्या तुम्हें तमीज नहीं कि बूढ़ों को परेशान नहीं करना चाहिए? और फिर विवेक ने कहा, मुझे बहुत तमीज़ है। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो आपको या मेरे बात करने के तरीके से आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे कुछ शक है। जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू का शक कर रहे हो। तुम्हें कोई शक है तो मेरा घर ये पास में है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। विवेक ने निधि की शक्ल देखी और निधि ने हाँ में सर हिलाया। और फिर विवेक ने कहा, ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और फिर उस बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ ठीक है, चलो चलो, वैसे भी बहुत दिन हो गए हमारे घर में मेहमान नहीं आए। विवेक और निधि उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलने लगी। और फिर जब वो उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचे तब उन्होंने उस बूढ़े आदमी का घर देखा। उसका पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उस बूढ़े आदमी ने विवेक से कहा, ये देखो मेरा घर,
तुम फालतू में ही मेरे ऊपर शक कर रहे थे। चलो अंदर। निधि और विवेक जैसे ही उस घर में गए तब उन्होंने घर के अंदर का माहौल देखा। घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब आए हो तो खाना खा के जाना, खाना रेडी है। और फिर विवेक ने कहा, जी नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तभी पीछे से निधि ने विवेक का हाथ खींचा और निधि ने इशारा किया, हाँ कह दो, हाँ कह दो। जैसे ये बात विवेक ने सुनी तब विवेक ने कहा, हाँ ठीक है, हम खाना खा लेंगे। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर निधि ऐसा क्यों कह रही है। विवेक और निधि डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और वो बूढ़ा आदमी खाना लेकर आया। उसने खाना परोसा। विवेक और निधि को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो आखिर था क्या। विवेक ने पूछा, ये आखिर है क्या? जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये हमारे यहाँ की स्पेशल डिश है, खा के देखो इसे। विवेक ने थोड़ा सा खाना चखा। उसे खाने का टेस्ट अच्छा लगा और उसने कहा, हाँ टेस्ट तो अच्छा है, जो भी है ये बनाया है आपने, मैंने तो आज से पहले कभी नहीं खाया। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ और कहीं मिलता भी नहीं है, हमारा स्पेशल है। रुको मैं और भी खाने के लिए लाता हूं। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी किचन की तरफ चला गया और विवेक हाथ धोने के लिए आसपास जगह देखने लगा और उसने सामने की ओर एक हाथ धोने के लिए सिंक देखा और वो वहीं पर हाथ धोने के लिए जा ही रहा था। तभी उसकी नज़र किचन पर पड़ गई और किचन थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने जैसे ही किचन के अंदर देखा तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी खाने में उल्टी कर रहा था और एक पतीले को उल्टी से भरकर उसे उबाल रहा था और उसमें भी कई सारी चीज़ें डाल रहा था। उसने फ्रिज में से एक बिल्ली को निकाला जो कि मरी हुई थी और उसने उस बिल्ली के हाथ पैरों को काटकर उसकी खाल उतारकर पतीले में उबालना शुरू कर दिया। और ये देखकर विवेक समझ गया कि ये आदमी नहीं है बल्कि आदमखोर है। विवेक ने अपनी बंदूक निकाली और किचन के दरवाजे पर लात मारी और उस आदमी को पॉइंट करते हुए कहा, हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कर लो। मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम कोई आदमखोर हो और अगर तुमने कोई चालाकी करी तब तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और तभी वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, काफी समझदार हो, पता लगा लिया कि मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन ये भूल गए कि मुझे मार पाना नामुमकिन है। ये निधि ने ये शोरगुल सुना। वो भागती हुई विवेक के पास आई और उसने उस आदमी को देखा। तब उसकी जो आंखें थी वो खौफ से बड़ी हो गई क्योंकि वो बूढ़ा आदमी अपना आकार बदल रहा था। उसकी जो आंखें थी वो उसके शरीर में घुसे चली जा रही थी और धीरे धीरे चमक रही थी। उसके जो दांत थे वो नुकीले होते जा रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी तब मेरे पास कई सारे बच्चे हैं जिन्हें मैंने पकड़ा हुआ है, और अगर मैं मरा तो वो सब मारे जाएंगे, जिसमें से एक उस गूंगे की बहन भी है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। जैसे ही ये बात उस बच्चे ने सुनी वो भागते हुए आया और उसने विवेक के पैरों को पकड़ लिया और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, विवेक हथियार नीचे रखने ही वाला था। तभी अचानक से निधि को फ्लोर के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी और निधि ने कहा, नीचे मत रखना हथियार, उसी के ऊपर पॉइंट करके रखो, मुझे शायद बच्चे मिल गए। विवेक ने तुरंत फिर से अपनी जो गन थी उसे उस बूढ़े आदमी की तरफ
पॉइंट कर दिया और उस बुढ़े आदमी ने कहा, दूर रहना उससे। अगर तुमने मेरे पकड़े गए बच्चों को, मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ा उन बच्चों को, उनका मांस खाना है मुझे। अगर तुमने उन्हें आजाद किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। निधि बिना किसी बात की परवाह करते हुए वहां गई और उसने फ्लोर को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने एक भारी चीज से मार मार के फ्लोर को तोड़ दिया और उसने देखा कि अंदर 4 से 5 बच्चे कैद थे और उसमें 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। निधि ने कहा, तुम सब बाहर आ जाओ। जैसे ही उन बच्चों ने निधि को देखा वो रोते हुए बाहर आ गए। उस बुढ़े आदमी से ये सब देखा नहीं गया और वो पागलों की तरह विवेक और बाकी सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और तभी विवेक ने फायर किया और जो उसकी गन थी वो कोई आम गन नहीं थी, वो एक फ्लेम थ्रोवर थी जिसमें से आग निकलती थी, क्योंकि विवेक ने पहले ही पता कर लिया था कि वेंडिगो आग से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। जैसे ही उस बूढ़े आदमखोर वेंडिगो ने आग को देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वापस पीछे भागने लगा। निधि ने एक एक करके सारे बच्चों को निकाल दिया। वो सब घर के बाहर भाग गए। वो बूढ़ा आदमखोर वेंडिगो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। विवेक ने कहा, अब ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तब चुपचाप यहीं बैठे रहो। वो वेंडिगो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन आग के डर से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो जैसे ही आग देखता था आग से खौफ खा जाता था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और सारे बच्चे एक एक करके उस घर से निकल गए। विवेक ने उस आदमखोर वेंडिगो से कहा, अगर तूने कोई भी चालाकी करी तो तेरा पूरा घर उड़ा दूंगा, समझा? ये कहकर निधि और विवेक दोनों घर से बाहर निकल गए। विवेक के पास जो बैग था, विवेक उस बैग को खोलने लगा और उसमें हाथ डालने लगा। तभी अंदर से उसी आदमखोर की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, तुझे और उस कुतिया को जो तेरे साथ आई थी छोड़ूंगा नहीं। जैसे ये बात विवेक ने सुनी तब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने उस बैग में से कुछ निकाला और उसे घर की तरफ फेंक दिया। और वो और कुछ नहीं बल्कि एक ग्रेनेड था। उसने वैसे 3-4 ग्रेनेड उसी घर के अंदर फेंक दिए। काफी बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में पूरा घर उड़ गया। आग लगने की वजह से वो वेंडिगो पागलों की तरह चीखता चिल्लाता रहा और जल के राख हो गया। निधि और विवेक दोनों उन सारे बच्चों को लेकर उसी पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। विवेक ने रास्ते में ही बोला, बेचारे के चिथड़े चिथड़े उड़ गए बुड्ढे के, मेरी बीवी को उल्टा सीधा बोल रहा था। और जैसे ही ये बात निधि ने सुनी तब निधि ने कहा, कौन बीवी? और फिर विवेक ने कहा, अरे वो तुम्हें कुछ बोल रहा था ना उल्टा सीधा। और फिर जैसे ही ये बात निधि ने सुनी तब निधि ने कहा, हाँ तो उसने मुझे गाली दी तो उसमें तुम्हारी बीवी कैसे आ गई? और फिर विवेक ने कहा, मंद बुद्धि, कुछ नहीं चलो। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गई सब। और फिर विवेक हंसने लगा। वो हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे आया, सारे बच्चे और विवेक और निधि हेलीकॉप्टर में बैठ गए और काफ़ी लंबे सफ़र के बाद वो घर वापस आ गए। उनमें से कुछ बच्चे अगवा किए गए थे और कुछ बच्चे खो गए थे। उन्हें उन सारे पेरेंट्स के पास विवेक ने भेज दिया और फिर आखिरी में 2 ही बच्चे बचे, वो लड़की और वो लड़का जो कि बोल नहीं सकता था। और फिर विवेक ने
उस लड़के से पूछा, तो बताओ भाई, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? जिसके जवाब में उस लड़के ने कहा, विवेक को कुछ भी समझ नहीं आया और फिर उसकी बहन ने बोला, हमारे माँ बाप नहीं हैं, वो गुजर गए कब के। अब से ऐसा मत कहना, अब से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं, समझे? और फिर विवेक को ये महसूस हुआ कि उसने तो सिर्फ 2 बच्चों की जिम्मेदारी ली है, से न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे जिनका कोई अपना नहीं होगा, जो कि न जाने छोटी सी उम्र में कितना कुछ सहते होंगे, कितना कुछ बुरा देखते होंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक अनाथ आश्रम खोलेगा और उसने काफ़ी पैसा लगाकर एक बड़ा सा अनाथ आश्रम खोला, जिसमें उसने काफ़ी अनाथ बच्चों को रहने की जगह दी और उन्हें पढ़ाया लिखाया। और अनाथ आश्रम खोलकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। विवेक ने काफ़ी महंगी महंगी कारें खरीदी थी, काफ़ी महंगे महंगे शौक पूरे करे थे, लेकिन जो खुशी उसे अनाथ आश्रम खोलकर मिली, वैसी खुशी उसे महंगी से महंगी कार ने नहीं दी, महंगी से महंगी शौक ने नहीं दी। और जब विवेक का कॉलेज ख़त्म हुआ और निधि का भी कॉलेज ख़त्म हुआ, उन दोनों की पढ़ाई पूरी हुई, तब उन दोनों ने शादी कर ली और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी वेंडिगो की सीरीज़ का लास्ट पार्ट। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। आवाज़ आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ खाना नहीं खाया तो खाना भी खा लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।